अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा, मैं फाइनली MBBS की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी। ठीक है, हम चैप्टर नंबर ये सफ़र हम कब से स्टार्ट कर चुके हैं बायोलॉजी को मुकम्मल करने का। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तमाम मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करा चुकी हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अभी से जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो आगे आपने बेशक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, लाइक FSC के बाद MD कैट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, लेकिन इस तरह मुझे भी बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि इस तरह वर्ड टू वर्ड पर लर्निंग कराने वाला कोई था नहीं। तो खुद से स्ट्रगल की कि अच्छे तरीके से बुक्स को याद किया जाए। ये मैं इसके बारे में एक मज़ीद वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि क्या वर्ड टू वर्ड लर्निंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में जो पेपर चेकर होते हैं ना, उनके आगे बुक पड़ी होती है, वो बुक के कीवर्ड दे के चेक करते हैं। मैंने 9th क्लास में भी पूरी बुक्स इस तरीके से याद की अल्हम्दुलिल्लाह। 10th में भी वर्ड टू वर्ड लर्निंग की एक एक चीज़ याद की। 9th में भी बायोलॉजी में मेरे 75 में से 74 मार्क्स थे और 10th में भी 75 में से 74 या 73 थे। तो इस तरीके से जब आप एक एक चीज़ याद करते हो ना, क्योंकि जो वहाँ पे पेपर चेक करने वाले बैठे होते हैं उन्होंने बुक्स खोली होती हैं, उनके पास उन्होंने बुक से ही देखे, जो फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मल टिश्यू है ना, तो इसमें जो की कंपोनेंट है ना वो ये होगा, अपर एपिडर्मस के अंदर वैक्सी क्यूटिकल है। तो अगर आपने ये बात लिखी है ना, तो उसने आपको 1 नंबर दे देना है। ठीक है, और मकसद क्या है, वाटर लॉस और प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये 2 बातें लिखी हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। तो वो बुक का वर्ड टू वर्ड पढ़ा होगा, तो वो बुक की एक एक लाइन से ही मैच कर रहे होते हैं आपके पेपर को, तो फिर आपका नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो इसलिए मेरा मकसद यही होता है कि बच्चे स्ट्रगल ना करें जो मैंने स्ट्रगल की कि वर्ड टू वर्ड लर्निंग में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लीफ एज एन ऑर्गन। पहले हम ना प्लांट्स के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लांट्स के अंदर क्या क्या ऑर्गन है, रूट होती हैं, स्टेम्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीफ होते हैं, 4 ऑर्गन हैं। ठीक है, अब हम ना उनमें से एक ऑर्गन जो है लीफ, उसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से हम एनिमल में करेंगे। पहले एनिमल्स के सारे ऑर्गन्स के नाम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उनमें से चले एक ऑर्गन है स्टमक, उसके हम डिटेल पढ़ लेते हैं। सही है, तो इस तरीके से अब उस जो प्लांट्स के सारे ऑर्गन्स हैं ना, उनमें जो लीफ एक ऑर्गन है ना, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर वो कहते हैं कि जो लीफ है ना, एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन है तो टिश्यू से मिलकर बना होगा, तो वेरियस टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो सारे वेरियस रिलेटेड टिश्यूज़, जो सारे वो टिश्यूज़ जो आपस में एक जैसा काम सर अंजाम दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है फिर ही ऑर्गन बनता है। हम पीछे बार बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ऑर्गन है तो ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से टिश्यूज़ लीफ वाले ऑर्गन को बना रहे हैं, अब हम ये बात कर लेते हैं। एपिडर्मल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये 3 टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे लीफ ऑर्गन को बना रहे होते हैं। ये देखिए, जैसा कि अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, इंसान को ना डायग्राम देख ले तो उसको वो चीज़ें भूलती नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से याद रहती हैं। ठीक है, ये देखें, इन्होंने लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है साइड पे, और ये उन्होंने लीफ का अंदर से डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो लीफ में हमने कौन कौन से टिश्यू पढ़े, एपिडर्मल टिश्यू है ना। तो ये देखें, ये अपर एपिडर्मस है और ये लोअर एपिडर्मस होती है। एपिडर्मस का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पौधे को। जिस तरह हमारी स्किन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना, इसी तरह पौधे को ये जो पत्ता है, ठीक है, पत्ते के ऊपर सारी एपिडर्मस होगी और नीचे सारी एपिडर्मस होगी, ताकि जो अंदर वाले स्ट्रक्चर्स है ना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, अंदर वाले स्ट्रक्चर की हिफाजत करना एपिडर्मस का काम है। ये अपर एपिडर्मस है, लोअर एपिडर्मस है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे हमने टिश्यू पढ़े, मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू पौधे के पत्ते के अंदर 2 तरीके से होते हैं। ये देखें, एक लंबे लंबे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल, और एक जो बिखरे हुए गोल गोल आपको नज़र आ रही है, स्पॉन्जी मीजोफिल्स होते हैं। यानी कि जो ऐसे ऐसे करके लंबे लंबे है ना, ये पैलिसेड मीजोफिल है। ये ऐसे मीजोफिल सेल्स हैं, उनके दरम्यान में जगह ही नहीं है, देखें बिल्कुल कोई स्पेस नहीं है, टाइटली पैक्ड है ना। ये मीजोफिल सेल है, ये भी मीजोफिल सेल है, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये ऐसे करके एक दूसरे से दूर दूर है और गोल गोल हैं, इनको कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक हो गया, ये वो मीजोफिल टिश्यूज़ होते हैं। मीजोफिल टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है ना। ये देखें, ये एक एक सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, पूरा मीजोफिल टिश्यू है, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, तो हम पूरे ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो ये मीजोफिल टिश्यू के अंदर ये जो मीजोफिल सेल है ना, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होंगी, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेलीज, बाकी ऑर्गेनेलीज भी हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी है, गोल्जी भी है, लाइसोसोम भी है, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े हैं। ज़्यादा इसका काम क्या होता है, खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना, तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए। तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भर भर के मौजूद हैं, बहुत क्लोरोप्लास्ट होंगे, एक सेल के अंदर पता नहीं कोई 100 तक क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्पॉन्जी मीजोफिल्स हैं। सही, और तीसरा हमने पढ़ा वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम होता है। तो ये देखिए, ये आपको जाइलम फ्लोएम नज़र आ रहा है, ये जाइलम है रेड वाला, और ये ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला फ्लोएम नज़र आ रहा है। तो ये 3 टिश्यूज़ लीफ के अंदर मौजूद है, एपिडर्मल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू और ये जाइलम टिश्यू। ये 3 टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर लेते हैं।
ये देखें, सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू की बात करें, वो कह रहा है कि जो आउटरमोस्ट लेयर है ना लीफ की, सबसे ऊपर वाली जो लीफ की लेयर है, जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो सबसे बाहर वाली है, वो एपिडर्मल टिश्यू की लेयर होती है। एपिडर्मल टिश्यू को हम एपिडर्मस भी कहते हैं। अब एपिडर्मस ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। जो अपर एपिडर्मस होती है और लोअर एपिडर्मस होती है, ठीक है। जो अपर एपिडर्मस होती है ना, वो कवर हुई होती है एक पतली सी लेयर से। उस पतली सी लेयर को कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी इसलिए क्योंकि वैक्स से मिलकर बनी हुई है। वैक्स एक लिपिड है, ठीक है, और क्यूटिकल उस कवरिंग का नाम है। इस वैक्सी क्यूटिकल का क्या मकसद होता है, ये देखें, अगर मैं आपको दिखा दूँ डायग्राम के अंदर ताकि अच्छे से आपको याद रहे। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये वाली जो है ना, ये क्यूटिकल है, ये वाली, ठीक है। ये वाली, ये वैक्सी क्यूटिकल है। किसके ऊपर है? अपर एपिडर्मस के ऊपर। ये सारी अपर एपिडर्मस है, इसके ऊपर एक लेयर है, पतली सी लेयर है वैक्सी क्यूटिकल की। इसका मकसद क्या होता है कि जो पौधे के अंदर पानी आया, उस पौधे के अंदर पानी जो है वो सारा का सारा लॉस्ट ना हो जाए, उसके लॉस्ट को बचाना है। क्योंकि लिपिड से मिलके बनी होती है, तो पानी का और लिपिड का तो ना बहुत बैर है। पानी, आप देखते हैं कभी पानी तेल के अंदर हल भी नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ पे लिपिड हो ना, या तेल हो, ऑयल हो, ठीक है, तो पानी उससे दूर भागता है। तो यहाँ पे ये लिपिड की अल्लाह ताला ने लेयर बना दी ताकि पानी से दूर भागे, पानी ऊपर ना जाए, पानी नीचे नीचे रहे। और पानी का जो लॉस्ट होता है ना, वो जो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए से होता है, वो स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। वो जो छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, इनके ज़रिए से होगा, ठीक है, ऊपर से नहीं होगा। तो ये उन्होंने दिखाया हुआ है। अपर एपिडर्मस जो होती है वो किस चीज़ से कवर्ड है? वैक्सी क्यूटिकल से कवर्ड है। और वैक्सी क्यूटिकल का क्या मकसद होता है? वाटर लॉस को रिड्यूस करना, पानी का कम से कम लॉस हो, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, पानी का लॉस ना हो पाए, पानी अंदर रहे, ठीक है। लोअर एपिडर्मस है, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं दो। उन दो गार्ड सेल्स के दरमियान में एक छोटा सा सुराख था। उस छोटे से सुराख को हमने स्टोमा कहा था। स्टोमा कह लो या स्टोमेटा कह लो, एक हो तो स्टोमा कहेंगे, ज़्यादा हो तो स्टोमेटा कहेंगे। ये देखिए, लोअर एपिडर्मस के अंदर ऐसे करके गार्ड सेल्स होते हैं, एक ये गार्ड सेल्स, ये दूसरा गार्ड सेल्स। इन दोनों गार्ड सेल के दरमियान में ये जो सुराख बना हुआ है ना, इस सुराख को कहते हैं, अगर एक सुराख है तो स्टोमा, ज़्यादा की बात करें तो स्टोमेटा, ठीक। इस स्टोमेटा के ज़रिए से क्या होते हैं? दो काम होते हैं। नंबर वन, एक तो गैशियस एक्सचेंज होता है, और दूसरा वाटर वेपर्स का लॉस होता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, स्टोमेटा को हम यहाँ से डिस्कस करते हैं देख के, ताकि हमें भूले ना। ये देखें, ये लोअर एपिडर्मस है, ये लोअर एपिडर्मस के अंदर ही सिर्फ मौजूद है, अपर एपिडर्मस में नहीं है। ये दो गार्ड सेल्स हैं, ये देखें, ये दो गार्ड सेल्स हैं, ठीक। इन दो गार्ड सेल्स के अंदर में जो छोटा सा सुराख है, इस सुराख को स्टोमा कहते हैं। एक सुराख की हम बात करें ना, तो हम स्टोमा कहेंगे। अब ये जो स्टोमा है, इसका क्या मकसद है? गैशियस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करवाना। क्या मतलब? मैंने सांस लिया, मैंने सांस बाहर निकाला, जो सांस बाहर निकाला, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है जो मुझे नहीं चाहिए थी, है ना। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधा ले लेगा। वो इस स्टोमेटा के, वो कार्बन डाइऑक्साइड गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है हवा के ज़रिए से, वो इस स्टोमा के ज़रिए से अंदर आ जाएगी, ठीक हो गया। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो इस स्टोमा के ज़रिए से अंदर आ जाएगी, और इस यहाँ से आके यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आके फिर इसके अंदर चली, ठीक है, और यहाँ पे इन मेसोफिल सेल के अंदर चली जाएगी, ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके हम फोटोसिंथेसिस कर सकें। और फिर जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ इन मेसोफिल सेल के अंदर, ऑक्सीजन बनी उस प्रोसेस के नतीजे में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमेशा ऑक्सीजन बनती है और ग्लूकोज बनता है जो खाना होता है, ठीक। वो ऑक्सीजन हमें चाहिए, भाई मुझे सांस लेना है उस ऑक्सीजन की मदद से, तो वो ऑक्सीजन फिर इस स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर आ जाएगी, ठीक। तो इसका गैसेस को एक्सचेंज करने में, गैसेस के तबादले में इसका किरदार है ऑक्सीजन बाहर भेजना, और ताकि मैं उससे सांस ले रही हूँ, और मेरी जो वेस्ट चीज़ थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको अपने अंदर ले जाना ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए पौधे इतने ज़रूरी हैं, पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। नंबर एक बात, स्टोमेटा का गैशियस एक्सचेंज में किरदार है। दूसरा, वाटर वेपर के लॉस में, जो हमने पहले ट्रांसपिरेशन की बात की थी ना पिछले लेक्चर में, कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कितना ज़रूरी था, मैं पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। उसको आप एक बार देख लें। उसमें वो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर का लॉस होता है, ठीक है, तो वो इस स्टोमेटा के ज़रिए से ही हो रहा होता है, क्योंकि क्यूटिकल ने तो ऊपर से नहीं जाने देना पानी को, उसने तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। सही हो गया। तो देखिए, वही लिखा हुआ है कि स्टोमेटा ने क्या करना है। स्टोमेटा के दो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गैशियस एक्सचेंज करवाना, और दूसरा वाटर वेपर का लॉस करवाना, ताकि वाटर वेपर लॉस हो, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो, और उस प्रोसेस के ज़रिए से जिस तरह हमें पसीना आता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना, इस तरह पौधे को भी कूलिंग इफेक्ट मिले, वरना पौधा मुरझा जाएगा, ठीक है। सही हो गया। उसके बाद मेसोफिल टिश्यू, एक टिश्यू हमने एपिडर्मल टिश्यू की बात कर ली। एपिडर्मल टिश्यू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस। अपर एपिडर्मस में एक वैक्सी क्यूटिकल है, उसको कवर किया हुआ है वैक्सी क्यूटिकल ने, और वैक्सी क्यूटिकल के दो काम बता दिए उन्होंने। फिर उन्होंने कहा लोअर एपिडर्मस के अंदर गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के दरमियान में स्टोमा है। स्टोमा का क्या काम है? गैशियस एक्सचेंज और वाटर वेपर्स का लॉस, बस। अब मेसोफिल टिश्यू की बात कर लेते हैं। मेसोफिल टिश्यू में आपको दिखा चुकी हूँ, ये लंबे लंबे दो तरह के मेसोफिल सेल्स होते हैं, बार बार इधर आना पड़ता है। ये देखें, ये मेसोफिल टिश्यू है, ठीक है। लंबे लंबे जो होते हैं इनको पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं, लिखा हुआ है, और जो गोल गोल है इनको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ये दो मेसोफिल टिश्यू हैं जिन्होंने असल काम करना है, जिन्होंने पौधे का जो काम होता है, पत्ते का जो काम होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, वो इन्होंने करना होता है। सही है, तो वो इन्होंने लिखा हुआ है,
ये मेसोफिल टिश्यू जो होता है ना, दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट, ये टिश्यू कहाँ पे मौजूद है, अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मौजूद है, वाकई इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। और इसमें ऐसे सेल्स होते हैं विच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। उन सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया था लंबे लंबे सेल्स हैं, गोल गोल सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, भर भर के क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है, इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट ही तो वो तो जगह होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, वो कहते हैं लीफ के अंदर दो तरह के मेसोफिल टिश्यू मेसोफिल सेल्स होते हैं। एक होते हैं पैलिसेड मेसोफिल जो लंबे लंबे हैं, और गोल गोल जो होते हैं वो स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं। ठीक है, ये जो पैलिसेड मेसोफिल है कहाँ पे लोकेटेड है, जस्ट बीनीथ द अपर एपिडर्मिस, बिल्कुल अपर एपिडर्मिस के नीचे ही तो मौजूद है। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, और ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं टाइटली पैक्ड इलोंगेटेड सेल, लंबे लंबे सेल हैं जो टाइटली पैक्ड सेल हैं। ये देखें, ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है ना पैलिसेड मेसोफिल है। और कैसे सेल हैं, लंबे लंबे सेल हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड और टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है, कोई दरमियान में जगह ही नहीं है। जैसा कि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल के दरमियान में कितनी जगह है, देखें ऐसा नहीं है पैलिसेड में। ठीक है, और स्पॉन्जी की बात करें, जो स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं ये बिलो द पैलिसेड मेसोफिल, पैलिसेड मेसोफिल के नीचे मौजूद है बिल्कुल। ये देखें, ये पैलिसेड मेसोफिल की लेयर है ये वाली। ठीक है, उसके नीचे गोल गोल स्पॉन्जी मेसोफिल सेल की लेयर होती है। सही हो गया। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लूजली अरेंज सेल्स। ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल के अंदर होते हैं ये लूजली अरेंज सेल है। जाहिर सी बात है, एक सेल इधर मौजूद है, एक सेल उधर गया हुआ है, इधर गया हुआ है, ये टाइटली पैक नहीं है। ठीक है, विद एयर स्पेसिस बिटवीन देम, और इनके दरमियान में एयर स्पेसिस हैं, खाली जगह हैं। ठीक है, उन खाली जगहों में हवा होती है, तो इसलिए उनको एयर स्पेसिस कहते हैं। एयर स्पेसिस का क्या मकसद होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस के डिफ्यूजन करवाना थ्रू आउट द लीफ, पूरी लीफ के अंदर। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें ना चीज़ें मूव करती हैं हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। सही है, तो ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे एयर स्पेसेस दिखा दूँ, मैं आपको हर चीज़ डायग्राम से दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, भूलें ना। ठीक है, डायग्राम से देखी हुई चीज़ें भूलती नहीं है। देखें, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, इनके दरमियान में ये वाली जो खाली जगह है ना, ये वाली, ये सारी, इनको कह रहे हैं एयर स्पेसेस। और एयर स्पेसेस का क्या मकसद होता है, देखें बाहर जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है इन एयर स्पेसेस के अंदर, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनी है, और बाहर ऑक्सीजन कम है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, चीज़ों को मूव करवाना हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, तो ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ पे भेजा जाएगा, जाओ तुम बाहर स्टोमेटा के जरिए से। और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है क्योंकि हमने सारी सांस में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली वो बाहर ही मौजूद है, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जा रही है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, तो कम हुई जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ पे मूव करेगी। तो ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ना, ये एयर स्पेसेस की वजह से हो रहा हो, तो यहाँ पे इसलिए खाली जगह होना भी ज़रूरी थी। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने स्पॉन्जी मेसोफिल को लूजली अरेंज सेल्स बनाया ताकि खाली जगह बन जाए और वहाँ पे ना एयर स्पेस मौजूद हो। और एयर स्पेस ने क्या करना है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करना है ताकि गैसेस आराम से बाहर से अंदर जा सके, अंदर से बाहर जा सकें। ठीक है, अब तीसरे हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू थे। वेस्कुलर टिश्यू कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तीसरा टिश्यू हमने पढ़ा वेस्कुलर टिश्यू होता है। तीन तरह के टिश्यूज़ होते हैं ना लीफ में, लीफ ऑर्गन में। हमने एपिथेलियल एपिडर्मल टिश्यू पढ़ लिया, मेसोफिल टिश्यू पढ़ लिया, अब हम वेस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं। वेस्कुलर टिश्यू में मैंने आपको पहले बताया जाइलम ऑफ फ्लोएम होते हैं। अब ये पत्ते में जाइलम ऑफ फ्लोएम कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये पत्ते का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा करके होता है कुछ, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें दरमियान में जो लेयर जा रही होती है ना, इसको कहते हैं दरमियान में जा रही है मिड रिब। ठीक है, और जो साइडों में ऐसे करके निकल रही होती है ना, इसको हम कहते हैं वेन्स। ये जो साइडों पे ऐसे करके निकल रही होती हैं मिड रिब से, तो यही वो जगह होती हैं जहाँ पे जाइलम ऑफ फ्लोएम मौजूद होता है। जो दरमियान में ऐसे मोटी सी जा रही होती है ना मिड रिब, इसमें जाइलम ऑफ फ्लोएम होता है, और इससे जो वेन्स निकल रही होती है ना ऐसे करके, उनमें जाइलम ऑफ फ्लोएम होता है। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है वेस्कुलर टिश्यू क्या है, दिस टिश्यू इज लोकेटेड, ये टिश्यू कहाँ पे मौजूद होता है, मिड रिब में मौजूद होता है। और वेन्स ऑफ द लीफ, और लीफ की जो वेन्स निकल रही होती है ना मिड रिब से, उनके अंदर मौजूद होता है। और ये वेस्कुलर टिश्यू किस चीज़ में मुश्तमिल होता है, ये मुश्तमिल होता है दो टिश्यूज़ पे, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ जाइलम का क्या काम होता है, पानी। फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड। ठीक है, जाइलम टिश्यू जो होता है इसने पानी को ट्रांसफ़र करना है, कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, पानी होता ही, अब कहाँ पे पानी देते हैं पौधे को, ज़मीन में देते हैं ना, सोइल में, तो इसने वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। वाटर के अंदर जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम द जाइलम ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का जाइलम है ना, वहाँ से लीफ सेल के जाइलम तक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जगह ही नहीं है, यहाँ पे कोई, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं एक प्लांट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ये रूट है, ये स्टेम है, ठीक, और उसके बाद ये लीफ लगा हुआ है ऐसा करके, ये लीफ की मिड रिब है और ये लीफ से वेन निकल रही हैं। सही है, तो ये जो लीफ, ये जो मैंने आपको पहले हम पढ़ चुके हैं, जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यू जाइलम ऑफ फ्लोएम मौजूद होता है, और इसके अलावा यहाँ पे भी जाइलम ऑफ फ्लोएम मौजूद है। तो ये जो जाइलम, यहाँ का जो जाइलम है ना, इसने वाटर और मिनरल को लेना है कहाँ से,
सोइल से, और इसको दे देना है यहाँ के जाइलम को, जो लीफ का जाइलम है उसको दे देना है, ठीक है, ताकि लीफ का जाइलम इसको जाके मीज़ोफिल सेल को दे दे और मीज़ोफिल सेल उस पानी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस कर लें। तो वही लिखा हुआ है कि जाइलम टिश्यू जो है ना, जो लीफ का जाइलम टिश्यू है, उसने वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना है फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द जाइलम ऑफ स्टेम, स्टेम के जाइलम से लेना है, जो स्टेम का जाइलम था, तो लीफ सेल, और लीफ सेल के जाइलम को दे देना है वो पानी और वो मिनरल, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू भी यहाँ पे, यहाँ का जो फ्लोएम टिश्यू है ना, उसने जो यहाँ पे फूड बन गई है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पत्ते में ही होता है ना, तो जो फूड बन गई उस फूड को पकड़ना है यहाँ के फ्लोएम ने, और यहाँ के फ्लोएम को दे देना है, स्टेम के फ्लोएम को, कि ये फ्लोएम तुम पकड़ो और जिस जिस एरिया को तुम्हें लगता है फूड की ज़रूरत है उसको जाके फूड दे आओ। सही हो गया। तो फ्लोएम टिश्यू ने फूड ट्रांसपोर्ट करना है किसको, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है, जो कि शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, उसको पकड़ना है और फ्रॉम द किसको देना है, फ्रॉम द लीफ सेल, लीफ सेल के फ्लोएम से उसको दे देना है टू द फ्लोएम ऑफ स्टेम, स्टेम के फ्लोएम को, ठीक है। लीफ, ये जो लीफ सेल है, ये भी फ्लोएम है, इसके फ्लोएम को से देना है फूड को टू किसको, स्टेम के फ्लोएम को, ताकि स्टेम का फ्लोएम जहाँ जहाँ पे फूड की ज़रूरत है उसको दे दे। ये हमने क्या पढ़ लिया, लीफ को एज एन ऑर्गन पढ़ लिया, ऑर्गन था तो उसके अंदर टिश्यूज़ पढ़ लिए। अब हम ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसको ख़त्म करके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ह्यूमन को स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स के अंदर ना ऑर्गन सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्यों, क्योंकि प्लांट्स को मैंने आपको बताया कि इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है, उन्होंने कौन सा सोचना है, उन्होंने कौन सा मूव करना है, तो इसलिए प्लांट्स के अंदर ना 2 ही ऑर्गन सिस्टम है। हमारे अंदर देखो तो ऑर्गन सिस्टम कितने ज़्यादा हैं, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कितने ज़्यादा सिस्टम थे ऑर्गन सिस्टम ना। पौधों के अंदर सिर्फ 2 ही ऑर्गन सिस्टम है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम किस चीज़ से मुश्तमिल होता है, ऑर्गन से। सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं एक जैसे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। सारे के सारे ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं और एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। वो कहते हैं अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स के बरक्स जो प्लांट्स होते हैं ना, ये स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स हैं। स्टेशनरी का मतलब है इन्होंने कौन सा हरकत करनी है, इधर उधर जाना है। सो देयर ऑर्गन सिस्टम आर लेस कॉम्प्लेक्स, यही वजह है कि इनका ऑर्गन सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स है, इतना एडवांस नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लांट्स के अंदर 2 ही ऑर्गन सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम है, एक शूट सिस्टम है, बात खत्म। जो रूट सिस्टम होता है उसको पढ़ लेते हैं, शूट सिस्टम को पढ़ लेते हैं, ठीक। रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये देखें, ये उन्होंने दिखाया हुआ डायग्राम में, कितनी प्यारी डायग्राम बनाई हुई है। ये रूट सिस्टम है, ये वाला सारा रूट सिस्टम में आपको नज़र आ रहा है, रूट्स हैं। रूट्स ने क्या करना है, वाटर को अब्जॉर्ब करना है, सोइल से, और मिनरल को अब्जॉर्ब करना है, यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और उसको अब्जॉर्ब करके ऊपर पहुँचा देना है पत्ते तक, ताकि खाना बन सके। तो रूट सिस्टम के अंदर रूट्स आ जाती हैं, ठीक है। रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स, विच रूट्स का क्या काम है, नंबर 1, एक तो पौधे को ज़मीन के अंदर एंकर करके रखना, जोड़ के रखना, ठीक है, पकड़ के रखना। दूसरा, रूट्स ने क्या करना है, वाटर को अब्जॉर्ब करना है और साल्ट को अब्जॉर्ब करना है, नीडेड फ्रॉम द सोइल, मिट्टी से, जो चाहिए खाना बनाने के लिए। और कुछ केसेस में रूट्स ने फूड को भी स्टोर किया होता है। कैसे, वो जो गाजरें हैं, ये जो मूलियाँ हैं, ये सारी रूट्स ही हैं, ठीक है, ये रूट्स ही होती हैं, और उनके अंदर तुम्हें पता है फूड स्टोर हुई है। आपको पता है कि हम वो गाजरें खाते हैं, मूलियाँ खाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास शूट सिस्टम आ गया। शूट, ये पूरा उन्होंने शूट सिस्टम दिखाया हुआ है, कितना प्यारा। शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या है, स्टेम है, ये सारी की सारी स्टेम्स हैं, और जो स्टेम से ब्रांचेस निकल रही हैं वो सारी आ जाती हैं शूट सिस्टम के अंदर। फिर लीव्स आ जाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स आ जाते हैं, और फ्रूट्स भी आ जाते हैं जो फ्लावर से बनते हैं, ठीक है। फ्लावर ने फ्रूट्स बनाने होते हैं ना। दीज ऑर्गन्स वर्क टू, ये आप प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे कि फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है। दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, ये सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, और मिलके क्या प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का और रिप्रोडक्शन का। कैसे, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। फ्रूट्स क्या करता है, इसने सीड्स को प्रोटेक्ट करना होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है ना, ठीक है। और ये हमने शूट सिस्टम की बात कर ली, और ये रूट सिस्टम की बात हो गई। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम को ह्यूमन बॉडी के अंदर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आपको कोई क्यूरी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, तो आप ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।